नमस्कार एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत। बांधवगढ़ में फिर एक तेंदुए की मौत हो गई है। पिछले 10 दिनों में बांधवगढ़ में ये चौथा तेंदुआ है जो कि आकस्मिक मौत का शिकार हो गया। इसके पहले 20 नवंबर को एक साथ 2 तेंदुए के शावकों की मौत हुई थी। उसके बाद 26 नवंबर को एक वयस्क मादा तेंदुआ की मौत की खबर आई और फिर एक और तेंदुए की मौत से पार्क प्रबंधन में हड़कंप है। मृत मिले नर तेंदुए की उम्र तकरीबन 1 साल है। प्राथमिक जांच में मृत तेंदुए के आसपास बाघ के पगमार्क मिलने से प्रबंधन को इस बात की आशंका है कि तेंदुए की मौत बाघ से संघर्ष में हुई होगी। खबर इंदौर से, जहां पर कथावाचक प्रदीप मिश्रा का बयान आया है सोशल मीडिया पर और ये वायरल हो रहा है। शहर के आधुनिक माहौल को लेकर कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने बयान दिया है और कहा है कि इंदौर के चौराहे से गुजरने के दौरान उन्होंने खराब दृश्य देखा। शराब की दुकान पर भीड़ में छोरे कम और छोरियां ज्यादा नजर आईं। मेरे साथ एक सज्जन चल रहे थे। मैंने कहा गाड़ी थोड़ी धीमे चलाइए, इंदौर का माहौल खराब हो गया है। शराब दुकान पर खड़ी बेटियां इंदौर की नहीं हो सकती। इंदौर की फिजा को दूसरी जगह से आई बेटियों ने बिगाड़ा है। जो कॉलेज में पढ़ने आई हैं उन्होंने वातावरण खराब किया है। इंदौर की बेटियां इतनी मर्यादा नहीं तोड़ सकती कि मदिरा की दुकान पर लाइन लगाकर मदिरा खरीदें। ये माता अहिल्या की भूमि है और रहेगी। आज भी मां अहिल्या के हाथों में शिवलिंग लेकर चलती हैं। और क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। साया जी होटल से और वहाँ विजयनगर चौराहे के बीच में एक मदिरा की दुकान थी। वहां छोरे तो कम थे, छोरियां ज्यादा थी। आजकल का माहौल खराब हो गया गुरुजी। हमने उनसे कहा ये जो मदिरा की दुकान पर खड़ी है ये मेरी इंदौर की बेटियां नहीं हो सकती, ये मेरी गारंटी। इंदौर की फिजा को, इंदौर की हवा को और इंदौर के वातावरण को ये दूसरे जगह के आकर यहां कॉलेज में एडमिशन लेकर, जिनके मां बाप इनको भरोसा कर कर भेजते हैं और वो कॉलेज में रहकर या कहीं कमरा किराए से लेकर, ये बेटियां हमारे इंदौर की फिजा खराब कर रही हैं। इंदौर का वातावरण इतना गंदा नहीं है। खबर खंडवा से, जहां पर आक्रोशित संगठनों ने सीएसपी कार्यालय का घेराव कर दिया। संगठनों ने न सिर्फ घेराव किया बल्कि घंटों यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि पदमनगर थाना पुलिस ने लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में शिकायत नहीं दर्ज की। जिस युवती के साथ छेड़छाड़ हुई उसके आरोपियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेने से हिंदू संगठन आक्रोशित था। शहर में आए दिन जिहादियों के द्वारा हमारी बहनों को छेड़खान की घटनाएं बार बार बढ़ती जा रही है और चूंकि यह निवाड़ की पावन भूमि है, श्री दादाजी की नगरी है, यहाँ पर इस प्रकार की घटनाओं को अब सहन करने की समाज में शक्ति नहीं है। उन्होंने मार खाई छेड़खानी करके, तो आपने उनकी घटना की एफआईआर करी, पर हमारी बहन के साथ जो छेड़खानी की घटना हुई उसके साथ उसकी एफआईआर क्यों नहीं की गई? युवती ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। हम इस संबंध में जो भी है वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। मंडला में नक्सली एनकाउंटर के बाद पुलिस ने खुलासा किया है। नक्सल विरोधी अभियान आईजी साजिद फरीद शापो ने बताया कि 10 साल पहले कई घटनाओं में पुलिस से नक्सलियों ने हथियार लूटे थे और इनका इस्तेमाल मौजूदा नक्सली कर रहे हैं। जब उनसे हथियार की बरामदगी होती है तो उसकी जांच पड़ताल की जाती है। इनमें उनके पास जो हथियार होते हैं वो पुलिस विभाग के होना पाए जाते हैं। हमारे साथ नक्सल विरोधी अभियान के आईजी साजिद फरीद सापू साहब मौजूद हैं। असर मुठभेड़ हो गई, 2 नक्सलियों को मार भी गिराया हॉक फोर्स और स्थानीय पुलिस ने। किस तरीके की डिटेल अभी तक हाथ लगी है? 2 इम्पॉर्टेंट नक्सलाइट्स थे, उनमें से एक राजेश हैं जो कि एरिया कमेटी मेंबर थे और बोरमदेव एरिया कमेटी के मिलिट्री कमांडर थे। एक वो और गणेश जो कि डिविजनल कमेटी मेंबर थे और ज़्यादा सीनियर थे और एमएमसी जोन के कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करते थे, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है। और उनके पास से AK-47 मिली है। ये 2 इम्पॉर्टेंट नक्सलाइट लीडर्स मारे गए हैं, जिससे मुझे लगता है एक अच्छा ब्रेक थ्रू है पुलिस के लिए। और नक्सलाइट्स को क्या क्या मिला है इनके पास? वेपन्स मिले हैं, AK-47 और .315 राइफल, एक और .22 की राइफल मिली है, कुछ लिटरेचर भी मिला है, उसको अभी
अभी स्टडी करेंगे। हाईटेक वेपन्स मिले हैं, क्या कहेंगे आखिरकार कहाँ से इनके पास पहुँच रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 महीने में बड़ी कार्रवाई ये की गई है। सो ये SLRs और AK-47 जितनी भी इनके पास मिली हैं, मोस्टली, ज़्यादातर, मैं पूरा तो नहीं कह सकता, लेकिन मोस्टली वो जो हैं वो बेसिकली पहले 10-12 साल पहले जो पुलिस से लूटे हुए वेपन्स थे वही होते हैं, ज़्यादातर वही हैं। और उनका हम समय समय पे पता भी करते हैं। पिछले जो इनकाउंटर्स में मिले हैं ऑटोमेटिक वेपन्स, उनको हमने ट्रेस आउट भी किया है कि कहाँ किस क्षेत्र। पुलिस विभाग के रहते हैं ये जो इन 90s 2000s में ये जब पुलिस पे अटैक करते थे और वहाँ से उनसे लूटे हुए वेपन, ये वही वेपन्स हैं। नक्सलियों का क्या मूवमेंट रहता है ठंड के लिहाज से? नक्सलाइट्स का मूवमेंट रहता है इसमें, कभी कभी बारिश में वो जैसे रिस्ट्रिक्ट होते हैं, ठंड में वैसे वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। वो नेक्स्ट ठंड उनके लिए, मतलब ये वाला सीज़न उनके लिए मूवमेंट का सीज़न रहता है एक जगह से दूसरी। ठंड मतलब मूवमेंट कर रहे हैं। जी जी। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके की मूवमेंट की बात सामने आ रही है और अब सीजन भी चेंज हुआ है, तो ऐसे में लगातार जो मूवमेंट मिले उसके अनुसार अभी भी मध्य प्रदेश के रेंज में कई नक्सली जो है अभी भी सक्रिय हैं। कैमरामैन मोहसिन के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। बुरहानपुर में पुलिस ने आखिरकार वन चौकी से लूटी गई 17 बंदूकें कारतूस बरामद कर लिए हैं। घटना के तुरंत बाद मोर्चा संभाला और अपने खबरी नेटवर्क की मदद से जंगल में तालाब के पास लूटी गई बंदूकें कारतूस बरामद किए हैं। 8 आरोपियों की पुलिस ने पहचान कर ली है। गिरफ्तारी के लिए इनको तलाशा जा रहा है। बंदूकें और कारतूस वगैरह जो छुपाए हुए थे वहां पर, उनको बरामद कर लिया गया। बरामद करके अभी जब्ती कर ली गई है और नाम भी हमारे कुछ चिन्हित हो गए हैं कि किन किन लोगों ने यह घटनाक्रम किया है। उनके लिए भी पुलिस और पुलिस पार्टियां जो है वो रवाना हुई है और हमारा प्रयास है कि उनको भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लें। शिवपुरी जिला अस्पताल में एक बार फिर से नसबंदी शिविर के दौरान लापरवाही हुई। यहां पर महिलाओं को ठंडी फर्श पर लेटा दिया गया। जिला अस्पताल में पहले भी ऐसा हो चुका है, तब मानव अधिकार आयोग संज्ञान भी ले चुका है और नोटिस भी जारी कर चुका है। जवाब भी मांगा गया था। इस संबंध में अब जब जिला अस्पताल के सिविल सर्जन से बात करने की कोशिश की गई तो वो बात करने की जगह गायब हो लिए। CMHO को इस बारे में जानकारी दी गई तो उनका कहना था कि ये तो शर्मनाक है, मामले की वो जांच कराएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। साथ ही ये भी सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो। भूतकाल में हो चुकी है घटना, आज फिर हुई, अब फिर भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो, ये कहकर कैसे पल्ला झाड़ेंगे। मुझे आपके द्वारा ये संज्ञान में लाया गया है, ये दुखद है और शासन के नियमों के विरुद्ध है और इसमें मैं जांच करा के आवश्यक कार्रवाई इसमें करूंगा। और ये मैं आपको और आश्वासन देना चाहता हूं कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी ऐसी स्थिति निर्मित ना हो कि हमें ज़मीन पर मरीज को लेटाना पड़े। अभी साहब कह रहे हैं सुनिश्चित करेंगे, कुछ देर पहले वो यही कह रहे थे कि मुझे आप ही के द्वारा पता चला है। मतलब उनके यहाँ क्या चल रहा है, ये मीडिया बता रही कि ऐसे अस्पताल में इलाज चल रहा है और ऐसे नसबंदी हो रही है। बढ़ते आगे, सतना जिला अस्पताल से सनसनीखेज मामला आया। यहां पर सीजेरियन डिलीवरी के दौरान नवजात का सिर धड़ से अलग हो गया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने गुपचुप तरीके से शव को परिजनों के सुपुर्द किया। पीड़िता की माने तो 27 नवंबर को डॉक्टर नीलम सिंह ने ऑपरेशन किया था, लेकिन बच्चे को मृत बताकर 2.5 घंटे के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान सिर्फ बच्चे का पैर ही दिखाया गया, लेकिन बच्चे का सिर अलग था। प्रशासन मामले में कार्रवाई की बात कहकर केवल गोलमोल जवाब ही दे रहा है। हाँ, ये मामला हमारे सामने हमारे जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरक ने दिया और उस मामले को सुनकर हम अभी हॉस्पिटल में पहुँचे हैं और पूरे मामला की स्टेप बाय स्टेप इसकी जांच करेंगे और देखेंगे कि ये कोई टेक्निकली इंडिकेशन था अथवा कोई और बात थी। उसके बाद आपको हम विस्तृत बता सकेंगे। कितनी सदस्य जांच टीम है सर? जांच में कौन कौन शामिल किया गया है? जहाँ जिला अस्पताल में जो भी संबंधित सभी लोग उसके सदस्य हैं और हम खुद भी यहाँ पे आए हुए हैं और सभी लोगों से बात कर रहे हैं। इधर ग्वालियर में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे अतिथि विद्वानों ने अब खून से पत्र लिखकर सरकार को जगाने की कोशिश की है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। फूलबाग चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे अतिथि विद्वानों ने नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को पूरा करने की मांग की है। सरकार को जगाने के लिए आज हमारा 35वां दिन था धरना स्थल का। धरना करते हुए आज हमें 35 दिन हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सिंधिया जी को, महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने जो पत्र लिखा है, खून से लिखे पत्र, क्योंकि वो आप देख भी रहे हो और आपके माध्यम से हम वहां तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं। बढ़ते आगे,
कटनी जिले के कन्या सरकारी माध्यमिक महाविद्यालय में बीकॉम प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्राओं के साथ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान मौके पर मौजूद कोतवाली पुलिस ने छात्रों को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन जब छात्र नहीं माने तो उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद चूमा झटकी भी हुई। आखिर में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कई कार्यकर्ता इसमें और छात्र भी घायल हुए हैं। विगत लंबे समय से लेके यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी द्वारा आरडीवी द्वारा जो भी रिजल्ट घोषित किया जाता है, लगातार पूरी क्लास को फेल कर दिया जाता है। यहाँ तक 90% छात्र छात्राओं को फेल कर दिया जाता है। विगत हमने 3 दिन पहले कॉलेज प्रचार को हमने अवगत कराया था, सर हमारी समस्या समाधान करा दीजिए। हमें मजबूरन 3 दिन 4 दिन लगातार मौखिक रूप से हम यहाँ पे ज्ञापन दे रहे थे। आज मजबूरन विवश होकर छात्रों ने आज यहाँ पे उग्र आंदोलन ले लिया। मुरैना की करेंगे बात। जतावर में अवैध रूप से संचालित डेयरी पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा, मिलावटी मावा जब्त किया। यहां पर तैयार मावा, सपरेटा दूध, रिफाइंड केमिकल आदि मिला है। सैंपल जब्त कर लिए गए हैं। डेयरी संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई। मावा, देसी घी और सपरेटा दूध और रिफाइंड और वनस्पति की जांच सैंपल लिए गए हैं। जो जांच होने के बाद जो भी उनका रहता है और जनहित में इसकी प्राथमिकी दर्ज कराने की भी कार्रवाई कर रहे हैं। बढ़ते आगे मंडला से खबर है। मवई थाना क्षेत्र के झिगरा टोला के जंगल में एक जमाई ने अपनी पत्नी और सास की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी और खूनी खेल से पूरे इलाके में दहशत है। आरोपी मौके पर ही मौजूद रहा। उसने डायल 100 को खबर की। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, हक्की बक्की रह गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हथियार बरामद कर लिया गया है। की वजह जो है, ये जो आरोपी हैं ये घर जमाई के रूप में ही वहाँ काम करते थे और उनके ही परिवार में, अपनी पत्नी के ही परिवार में रहते थे। कुछ बातों को लेकर डिस्प्यूट था, कुछ धार्मिक बातों को लेकर और आपसी बातों को लेकर के। तो उनका दबाव इनके द्वारा डाला जाता था कि नहीं ये करना है और स्टेप से करना है हमें, और जिसको वो महिला जो है वो नहीं मानते थे, ना उनके घर वाले। तो उससे बड़ा ये क्षुब्ध था व्यक्ति और इसने मौका देख करके फिर जब स्थिति कंट्रोल में नहीं आए तो उन्होंने जंगल में जाके रीवा में निजी बैंक में सेंधमारी करने वाले 3 शातिर चोरों को पुलिस ने दबोच लिया है। देर रात बैंक में घुसे तीनों चोरों ने पहले एटीएम को निशाना बनाया, लेकिन पैसों को लूट नहीं पाए, जिसके बाद छत से बैंक के अंदर जा चले गए। मौजूद गार्ड ने घटना की जानकारी पुलिस को दी थी। पुलिस ने पीछा कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। विगत रात लगभग 2:30-3 बजे आईसीआई बैंक का एटीएम सामान तिराहे के पास है, उस एटीएम में 3 लोग घुसे थे और तोड़फोड़ और चोरी करने की नियत से घुसे थे। वहां पड़ोस के एक गार्ड ने फ़ोन किया, तत्काल वहां पुलिस पहुंच गई और पंजीबद्ध किया गया है और तीनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। हाँ, वहाँ पे सीसी कैमरा लगा है, उनसे उपलब्ध कराने के लिए बैंक से बताया गया है। दिल्ली नगर निगम में बीजेपी ने जीत का कमल खिलाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को चुनावी मैदान में उतार रखा है। इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली के नवीन शादरा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए रोड शो किया, सभा की। इस दौरान न्यूज़ 18 संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत से बातचीत में सिंधिया ने कहा कि जनता का अपार समर्थन बीजेपी के प्रत्याशियों को मिल रहा है और चौथी बार दिल्ली नगर निगम में बीजेपी का कमल खिलेगा। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी का कमल खिलाने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संपर्क कर रहे हैं। सर, जनसंपर्क किया है नवीन शादरा में, कितने आश्वस्त हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का रुख, जनता का विश्वास कमल के फूल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की भी वो तो वादा खिलाफी में चली गई। अब इस चुनाव के बाद हम विश्वास दिलाते हैं कि दिल्ली को एक समृद्ध दिल्ली बनाना, विकासशील दिल्ली बनाना, ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी का होगा और इसे करके हम। गुजरात में पहले चरण का मतदान गुरुवार को होना है। इस बीच दूसरे चरण के मतदान के लिए बीजेपी ताकत लगाए हुए है। देश भर के बीजेपी नेता, छोटे बड़े नेता, ड्यूटी पार्टी, इनकी सभी की ड्यूटी पार्टी ने गुजरात चुनाव में लगा रखी है। दूसरे चरण में चुनाव प्रचार में इंदौरी नेता भी छाए हुए हैं। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जीराती, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नानूराम कुमावत, इंदौर के सांसद शंकर ललवानी, ये सभी गुजरात के रण में दम लगा रहे हैं और अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी इनको दी गई है।
जबलपुर में स्मार्ट सिटी और फ्लाईओवर के चल रहे काम से नाराज महापौर जगत बहादुर अन्नू ने आज औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों कर्मचारियों को फटकार लगाई। उन्होंने बताया कि फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान खुदाई में पानी की पाइपलाइन टूट जाती है, लेकिन उन्हें जोड़ा नहीं जाता और इसके चलते पानी की बर्बादी होती है। स्मार्ट सिटी और फ्लाईओवर के निर्माण में लगी एजेंसियों को लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। वो सबलेटिंग वाले लोग होते हैं, उनके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं होता, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, वो मशीन्स नहीं होती। जब वो खोदते हैं तो हमारी पाइपलाइंस टूटती हैं। पाइपलाइंस के लिए हम लोगों ने नगर निगम से बोल के रखा है कि हम, चूंकि आम जनता का काम है, एनसीसी या पीडब्ल्यूडी अच्छे से काम अगर नहीं कर सकती है तो नगर निगम उसमें कोऑपरेट करके हम अपनी पाइपलाइन पूरी सुधारेंगे, क्योंकि हमको सुचारू पानी की व्यवस्था लोगों को देना है। नीमच में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से चंबल के पानी का मुद्दा गरमा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई सालों से नदी का पानी नीमच में लाने की योजना बना रही है सरकार, लेकिन दावे जमीन पर तो नजर ही नहीं आ रहे। इन्हीं को लेकर सामाजिक संस्था कृति ने इस बार पोस्ट कार्ड अभियान चलाया है, उसका भी कोई असर नहीं दिखा। बताएं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नीमच में जनसभा के दौरान चंबल का पानी नीमच में लाने का ऐलान कर दिया था, लेकिन जमीन पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। चंबल के पानी के लिए सबसे पहले कृति संस्था ने आवाज उठाई और लगभग 15 साल हो गए इस बात को, लगातार हमने इस बात को उठाया। और कृति में जब ये आवाज उठी नीमच के अंदर चंबल के पानी की, हम यहाँ से मनासा, रामपुरा, कुकुड़ेश्वर, इन सभी जगहों में गए। आपने बात करी है तो नीमच के लिए भी हमने ठीकरिया बांध जो बना शिवाजी सागर है, वहाँ से भी कुछ पाइपलाइन डालकर नगर पालिका ने लिया है और हमारी योजना है कि वो अटल सागर का और शिवाजी सागर का जो पानी है वो भी आए। और अगर आपने ये जनता के बीच में ये मुद्दा है तो मैं सांसद जी और विधायक जी को भी अवगत कराऊंगा कि इस मामले में भी अगर चंबल का पानी अगर नीमच में आता है तो ये बहुत बढ़िया योजना हो जाएगी। धार में मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कांग्रेस को निशाने पर लिया, कांग्रेस को आदिवासी विरोधी बताया। कहा कांग्रेस आदिवासी समाज का वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है। उन्होंने कमलनाथ पर भी निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक राज्य हुआ करता था, समस्त विधायक उस वक्त विधानसभा में बहुमत के साथ शिवराज सिंह सोलंकी के साथ उनको मुख्यमंत्री बनाने के तैयार। और सत्य कह रहा हूं, स्वर्गीय पिता सुन रहे होंगे जहां के ऊपर हो, शिवराज सिंह सुन रहे होंगे जहां के ऊपर हो, चंदा देवी सुन रही होंगे जहां के ऊपर हो, विधायक दल का बहुमत उनके साथ सबसे वरिष्ठ विधायक मुख्यमंत्री बनना तय, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। और राज्य में कमलनाथ जी भी धूप थे, उसका उनका भी महत्वपूर्ण योगदान था, शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री न बनते हैं। खरगोन पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी के पूर्वजों ने ही पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाकर भारत के टुकड़े कर दिए। नरेंद्र मोदी की सरकार में देश में विकास हो रहा है, भारत की दुनिया में अलग पहचान बन रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी को रावण बताने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कुलस्ते ने कहा कि कांग्रेस में दलित अध्यक्ष बनाना सिर्फ दिखावा है, राहुल गांधी के रिमोट से ही कांग्रेस चल रही है। देखिए, गौरव यात्रा देखिए हमने अभी कुछ समय पहले हमने तय किया, राहुल गांधी की यात्रा पहले से डिसाइड था। ये जरूर था कि मध्य प्रदेश वो आएंगे, परंतु भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई संबंध नहीं, इस यात्रा से। इनके भारत जोड़ो यात्रा, शायद राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि इनके जो पूर्वज थे, भारत को तोड़ने का काम, खंडित करने का, विभाजित करने का काम कांग्रेस ने किया है। चाहे हम बांग्लादेश की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, भारत के लोगों के बारे में उनकी क्या धारणा है कांग्रेस की मुझे पता नहीं, परंतु मैं ये कह सकता हूं कि आज देश में तरक्की के आज पूरे जो मापदंड हैं उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी पूरे आज दुनिया में अगर नाम है भारत के बारे में तो इसके कारण संभव हुआ है। और अब बात करेंगे पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई होगी कैसे, क्योंकि मध्य प्रदेश के ग्रामीण स्कूलों का हाल तो बेहद खराब है और ये हम नहीं बल्कि आंकड़े ही बता रहे हैं। और खबर भी इसी को लेकर है। देखिए,
स्कूल जहां सब बढ़ें का नारा बुलंद किया जाता है, लेकिन असल में मध्य प्रदेश के स्कूल में सबको पढ़ने और सबको बढ़ाने वालों की ही कमी है। जी हां, बात हो रही है टीचर्स की। वैसे तो हाल ही में दिवाली से पहले 24,000 टीचर्स के तबादले उनके जिलों में कर दिए गए, लेकिन थोकबंद तबादलों का नतीजा ये हुआ कि शहरी क्षेत्र में जहां एक तरफ टीचर्स की भरमार है, तो ग्रामीण क्षेत्र से शिक्षक लापता। और सुनिए, प्रदेश के 2,357 स्कूल ऐसे जहां एक भी टीचर नहीं है, 8,307 स्कूल ऐसे जहां सिर्फ एक टीचर है, यानी कि 10,500 स्कूलों की हालत ठीक नहीं। फिर भले ही सब बढ़ें का नारा बुलंद किया जाता रहे, हुआ ये है कि ग्रामीण इलाकों में पढ़ा रहे टीचर्स ने शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफर ले लिया। अब जब ग्रामीण क्षेत्र खाली हुए, तब जाकर लोक शिक्षण संचालनालय ने यह आदेश निकाला कि इस कमी को अतिथि शिक्षकों से पूरा किया जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसे स्कूल जहां पहले से अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं और वहां अगर किसी टीचर का ट्रांसफर हुआ है, तो अतिथि शिक्षक को कार्यमुक्त कर दिया जाए। इसके अलावा आदेश ये कि ऐसे प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल जहां 20 या उससे कम बच्चे हैं, उन स्कूलों को पास के ही दूसरे स्कूल से मर्ज कर दिया जाए। लेकिन शासकीय शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल कहते हैं कि विभाग ने ट्रांसफर और भर्ती को लेकर ठीक प्लानिंग पहले से नहीं की। प्रदेश में जो स्कूलों में शिक्षकों की कमी बताई जा रही है, उसमें सबसे बड़ी विसंगति ये है कि शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों की संख्या अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे स्कूल खाली हो। इसका कारण, सबसे बड़ा प्रमुख कारण है शिक्षा विभाग की नीतियों में विसंगतियों में। ट्रांसफर नीति जो बनाई गई, उसमें भी सबसे बड़ी समस्या ये रही कि ग्रामीण क्षेत्रों के टीचर जो है अधिकांशतः शहरी क्षेत्रों में आ गए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खाली हो गए हैं और वहां पर अभी पद रिक्त बताए जा रहे हैं। और नई भर्ती भी प्रक्रिया भी शासन अभी समय सीमा में नहीं करने से भी प्रदेश में शिक्षकों की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है। लेकिन इस मामले में बीजेपी अलग ही दलील पेश कर रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार स्कूली शिक्षा को लेकर बहुत सजग और सतर्क है, क्योंकि ये वो स्थिति है जहाँ से मध्य प्रदेश के देश के भावी मानव संसाधन की बुनियाद नींव निर्मित होती है। और इसीलिए मध्य प्रदेश में सरकार ने जो अतिथि शिक्षक थे उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया करी है। उनका जो वेतन, जो 200-500 रुपये का वेतन हुआ करता था दिग्विजय सिंह की सरकार में, उनको कर्मी कहा जाता था, अध्यापक सम्मान नहीं मिलता था, वो सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदला। 2 किस्तों में प्राथमिक स्तर के 18,000 शिक्षक और उसके पहले 16 शिक्षकों की भर्ती की गई है। और आवश्यकता है तो हम अतिथि शिक्षक की भर्ती करेंगे और मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के साथ किसी प्रकार का हित नहीं होने देंगे। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बार बार ये घालमेल करके सरकार जख्म को नासूर बना रही है। ये भारतीय जनता पार्टी एक मशहूर होगी आगे जाके मिसमैनेजमेंट के लिए। उन्होंने इतना मिसमैनेज किया है कि पूरे प्रदेश के अंदर बदहाली आ गई है। किसी स्कूल के ज़्यादा हैं, कहीं बिल्कुल नहीं है। जो ग्रामीण आंचल है वहाँ कोई जा नहीं रहा है, उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी, हमने जो अतिथि शिक्षकों को और दूसरे शिक्षकों को लाने की बात करी थी, उसके हिसाब से नियुक्ति करी 15,000 शिक्षकों की। आज जब नियुक्ति हो गई 15 शिक्षकों की, तो वो कहाँ गए? उसके बाद भी खाना पूर्ति नहीं हुई। मतलब वैक्यूम अभी भी है। मध्य प्रदेश की सरकार जख्म को छुपा छुपा के बार बार नासूर बना रही है। वैसे शिक्षकों की कमी और भर्ती का मुद्दा आज का नहीं बल्कि सालों से है, और स्कूल शिक्षा विभाग हर बार कमी को दूर करने का हवाला जरूर देता है, लेकिन सवालों में फिर घिर जाता है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए रंजना दुबे की रिपोर्ट। इधर मध्य प्रदेश के 122 नर्सिंग कॉलेजों पर बड़ी गाजगिरी। मान्यता लेने में लेट लतीफी और तय मापदंडों को पूरा न करने वाले सूबे के 122 नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने से इनकार कर दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मध्य प्रदेश के 122 नर्सिंग कॉलेजों पर बड़ी गाजगिरी है। मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बॉडी ने 122 नर्सिंग कॉलेजों को अगले सेशन के लिए मान्यता देने से मना कर दिया है। ये सभी कॉलेज 2019-20 और 2020-21 सेशन के लिए मान्यता लेने में लगातार न सिर्फ देर कर रहे थे, बल्कि तय मापदंडों को पूरा करने में भी लापरवाही बरती जा रही थी। इतना ही नहीं, 2 महीने पहले नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े का मामला भी सामने आ चुका है। इन हालात में मेडिकल यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बॉडी ने तमाम नियम कायदों और मापदंडों को बारीकी से परखना शुरू कर दिया था। आखिरकार ये तय किया गया कि मान्यता के लिए अप्लाई करने वाले 173 नर्सिंग कॉलेजों में सिर्फ 51 कॉलेज पैमानों पर खड़े हैं। ऐसे में अगले सेशन के लिए 122 कॉलेजों को मान्यता नहीं मिली है। जो अपना 19-20 है और 20-21 है, उसकी जिन्होंने समय सीमा के अंदर एप्लीकेशन दी है उनको मान्यता दी जाए, दूसरों की मान्यता दूसरों को ना दी जाए जिन्होंने उस समय सीमा में सारे मापदंड पूरे नहीं किए हैं, जिससे कि 21-22 और 22-23 के बाद निश्चित समय पर एक कैलेंडर के आधार पर
कि एडमिशन कब होगा, एनरोलमेंट कब होगा, एग्जामिनेशन कब होंगे, रिजल्ट कब आएंगे, जिसके बारे में बहुत अव्यवस्था अभी तक मेडिकल यूनिवर्सिटी में चल रही थी। तो निश्चित रूप से अब वो धीरे धीरे उस सही लाइन पर जहां मेडिकल यूनिवर्सिटी को चलना चाहिए और जिस प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहिए उस तरफ सब मिलकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल मेडिकल यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कैलेंडर बेहद खराब हो गया है। ज्यादातर पाठ्यक्रमों की परीक्षा वक्त पर नहीं हो पा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है निजी कॉलेजों की गड़बड़ी। ऐसे में मेडिकल यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने फैसला लिया है कि विश्वविद्यालय की नींव को मजबूत बनाए रखने के लिए ऐसे कठोर फैसले लिए जाएंगे। पूरा प्रेजेंटेशन और उस जगह की जो सीडी है उसका मुआयना किया गया, कॉलेज किस तरह का है, कितने कमरे का है, फैकल्टी कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे हैं और उन्होंने क्या वो मापदंड समय से पूरे किए। ये सारी चीज़ों पर आधारित होकर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने ये डिसाइड किया कि ये जो कॉलेज हैं ये मान्यता देने लायक हैं और ये नहीं है। नर्सिंग कॉलेजों के संकट का दूसरा पहलू ये भी है कि कॉलेजों ने मोटी फीस लेकर छात्रों का दाखिला तो ले लिया है, लेकिन मान्यता लेने में लेट लतीफी कर रहे हैं। इसके पीछे धांधली की भी आशंका जताई जाती है। हालांकि मेडिकल यूनिवर्सिटी के इस बड़े फैसले के बाद अब नर्सिंग कॉलेज संचालकों की नींद उड़ गई है। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज 18, जबलपुर। महानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए